हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट असाइनमेंट, जिसमें कि हमें मेनली एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 और डिस्कस करना है। मतलब एक्सरसाइज 2 के जो भी बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 देखिए आप। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में तो हमारे पास सारे ही क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ खास बचा नहीं है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में अपन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आपके पास एक क्वेश्चन बचा हुआ दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन भी देख लो। 16 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अगर हम जनरल टर्म इसकी लिखें तो बेसिकली हमें करना क्या है, Tn है हमारा n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रेज़ टू पावर 4। अब जैसे ही ये डिनोमिनेटर वाली टर्म आई, तुरंत अपने को याद आ जाना चाहिए कि इसके दो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। समेशन ओवर n अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस एन स्क्वायर, और एक आ गया आपके पास 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर। यही हो गया। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2n है, और ऊपर कितना लिखा है, n। मतलब अगर मैं 1/2 और 2n लिख दूं तो मेरे पास एक स्कोप हो गया किस चीज का, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 और अपॉन इन दोनों के प्रोडक्ट। ठीक है, तो 1/2 हो गया। समेशन बचा आपके पास, समेशन ओवर 1 अपॉन दिस टर्म अपॉन दिस इनटू दिस, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और इधर बचेगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये चीज सही है। तो ये आपका हो गया जनरल टर्म, है ना, एक तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में। अब आप देख सकते हो कि अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो आपको t1 मिलेगा। t1 कितना होगा, हाफ इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, t2 निकालोगे तो 1 अपॉन 2 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 7। t3 रखोगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन जो भी आ रहा हो 13 आ रहा है ना। तो ऐसे करके देखो कैंसिलेशन स्टार्ट हो जा रहा है ना। और हमें कहाँ तक इसका सम करना है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक करेंगे तो ऐसा कोई लास्ट टर्म आएगा, लेकिन इन्फिनिटी के केस में कह सकते हैं कि ऐसा कोई लास्ट टर्म नहीं आएगा। ठीक है, अपन मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि लगातार ऐसे कैंसिलेशन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हमारे पास बची हुई टर्म रहेगी 1/2 इंटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में तो सारे ही क्वेश्चंस अपन कर चुके क्या, नहीं। ठीक है, देखिए इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास, सॉरी 17 है ना, 17, 18, 19। तो 17th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, r प्लस 1 2r प्लस 3। तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया, r प्लस 1 2r प्लस 4 माइनस 1। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ से r प्लस 2 बन जाएगा तो vn मेथड लगा पाएंगे। तो r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 4। ठीक है, इस पूरे को एक साथ रख रहा हूँ मैं। ठीक है, 2r प्लस 4 माइनस r प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आपके पास चीज़ आ गई। ठीक है, अब आप इसमें से 2 बाहर निकाल लो, समेशन r प्लस 1 r प्लस 2। तो आप ये तो सम कर सकते हो ना vn मेथड लगा करके, और ये तो आप ऐसे डायरेक्टली भी समेशन कर सकते हो, आप चाहो तो vn से भी समेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे बेसिकली आपको vn मेथड अप्लाई करना था। ओके, एक बार सारी चीज़ें निकल आएंगी तो फिर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेना कि n की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, n की पावर 3 का क्या कोफिशिएंट आ रहा है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 तो अपन कर भी चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नोट्स में भी है और पहले भी हमने असाइनमेंट में भी डिस्कस कर दिया है। 19 में देखिए, a1 a2 a3 ये सीक्वेंस है whose sum of first n terms is represented by an cube plus bn square plus cn. If a is equal to a1 plus a3 minus x a2 upon y, then HCF of x and y। ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है। तो a1 a2 a3 ये सीक्वेंस है हमारा, है ना। तो अगर हम tn लिखें, n की जगह 1 पुट करें तो a1 मिलेगा। तो tn निकालने के लिए क्या करेंगे, Sn हमारा दिया हुआ है an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn। Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, an माइनस 1 का होल क्यूब n माइनस 1 होल स्क्वायर n माइनस 1। डिफरेंस लिया, डिफरेंस आपका कितना हुआ, tn। डिफरेंस लोगे इधर साइड में तो क्या आएगा, a इंटू n क्यूब कैंसिल। ठीक है, बचेगा हमारे पास 3n स्क्वायर
ठीक है, -3n और +1, ठीक है क्या, प्लस b के साथ बचेगा हमारे पास 2n - 1 और प्लस cn कैंसिल आउट, c बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा tn रहा, tn रहा तो a1 कितना होगा, a1 के लिए n को 1 पुट कर दें, तो n को 1 पुट किया तो 3 - 3 + 1 मतलब a प्लस b प्लस c, ठीक है, n को 1 पुट करने पे हमें बेसिकली किसको किसको यूज करना है, a1 a3 और a2 को। तो a2 भी देख लो, a2 कितना आ रहा है, n को 2 पुट किया, तो n को 2 पुट किया तो यहाँ से 12 - 6 और +1 7 प्लस यहाँ से 3b और प्लस यहाँ से c। a3 के लिए आप देखो क्या आएगा, 3 रखा तो 27 - 9 18, 18 + 1 19, 19a प्लस 7b और प्लस c, ठीक है। तो ये a b और c आए आपके पास। तो a is equal to a1 + a2 - a, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहा गया, a1 + a3 को ऐड करने को बोला गया, ठीक है। इसकी बात करते हैं, a1 + a3 - xa2, ठीक है। इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो a1 + a3 में कितना है आपके पास, a1 + a3 आपका हो गया 20a प्लस 8b प्लस 2c, n को 3 रखा था, 2 रखा था मैंने, तो 3b + c आया था, 2 रखा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 12 - 6, 6 और +1 7, 7a + 3b + c, ओके। और a3 में हमारे पास 9 रखा मैंने, सॉरी 3 रखा, तो 3 × 3² मतलब 27, 27 + 1 28, 28 - 1 19, 19 के अलावा ये 5b है हमारा, 20a + 6b + 2c माइनस का आपको कहा गया x इंटू आप चाहते हो 7a + 3b + c, ठीक है, और अपॉन समथिंग कर दिया जाए, अपॉन सम कांस्टेंट, तो दिस गिव्स यू a। तो बताओ a अगर आ रहा है तो b और c तो कैंसिल होने चाहिए ना भाई, b और c यहाँ पे नहीं बचने चाहिए, नहीं तो b और c भी आएंगे आंसर में। तो आप देखो कि b और c को कैंसिल आउट करने के लिए इस x को 2 रख दूं मैं, तो इसका मतलब x को 2 होना चाहिए। तो जब आप x को 2 रखोगे तो आपके पास कितना बचेगा 6a ऊपर, तो नीचे y को कितना होना पड़ेगा 6 होना पड़ेगा, तभी तो आउटकम a आएगा। तो जब आप x को 2 रखते हो तो ऊपर बचता है 6 a, इसका मतलब y को क्या होना पड़ेगा 6, सो दैट आंसर कैन बी a, ठीक है। तो ये आपके x और y हो गए। अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 4। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में देखिए, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इनफैक्ट, ठीक है, तो वो ∑n n², इसकी बात कर रहे हैं ना। फिर हमसे कहा जा रहा है कि gn - fn इवन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स gn - fn, ठीक है। तो gn - fn का एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 1। तो gn - fn का एक्सप्रेशन, gn - fn आपका कितना आएगा nn + 1/6, इतना पार्ट तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपके पास 2n + 1 और माइनस fn की साइड से कितना बचा रहेगा 3, तो ये आपका आ गया n + 1 n - 1/3, तो ये आपका gn - fn रहा, ठीक है। अब gn - fn को डिवाइड कौन करता है, ठीक है, ये चीज हमें और कमेंट करनी है। तो आप देखो यहाँ पे अगर n, आप इसको देख सकते हो क्या, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखी हुई हैं, है ना, n + 1 n - 1, ये आपकी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर ये हैं तो देखो आप n को अगर आप 2 ही समझ लो, तो n को अगर आप 2 समझोगे तो ये क्या आएगा 1 2 और 3, है ना। और भाई n को 2 ले सकते हैं ना, दे रखा है ना, n = 2 भी है वहां पे, तो 1 2 3/3 मतलब 2 हो गया। 2 हो गया तो सबसे बड़ा नंबर क्या ही लोगे, 2 ही ले सकते हैं, जो कि इसको हमेशा डिवाइड करता हो, तो सबसे बड़ा नंबर भाई 2 आ जाएगा। भाई 4 से 2 थोड़ी डिवाइड होता है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले में क्या कहा गया, fn + 3gn + hn इज डिविजिबल बाय, तो fn + 3gn + hn, ठीक है। देखते हैं fn ये हो गया 3 टाइम्स gn मतलब nn + 1 2n + 1/2, ऐसा हो गया, और प्लस hn
आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो n+1/2 आपका कॉमन बचा, आपके पास 1 + 2n+1 प्लस इधर से क्या बचा n+1/2 प्लस इधर देखिए आपके पास क्या चीज है 2 + 4n+2 प्लस n² + n/2 और इंटू n+1/2। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आया n+1/4। ठीक है, और इधर क्या है n² + 5n+6 है, तो जिसके दो फैक्टर्स हो गए n+2 और n+3, है ना। अब ये आपके देखिए क्या लिखे हुए हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे हुए हैं n+1 n+2 n+3। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इज डिविजिबल बाई n+1/2। ये नंबर आपका n+1/2 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है, इज डिविजिबल बाई जो टर्म लिखी हुई है उसका मतलब क्या है n+1/2 से। तो आप क्या चाहते हो कि इसको मैं n+1/2 से मैं डिवाइड करूं, है ना, और रिजल्ट मेरे पास कोई इंटीजर आ जाए। तो देखो क्या होगा, जब आप इसको इस पूरी चीज को अगर आप n+1/2 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो दिस कम्स आउट एज n+2 × n+3/2। क्या ये इंटीजर है? तो हाँ इंटीजर है, क्योंकि अगर एक ऑड होगा तो दूसरा इवन होगा। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे हुए हैं ना, तो /2 तो मतलब क्या हुआ, ऊपर वाली चीज इवन थी, /2 कोई इंटीजर आ गया। तो अगर एक टर्म से मैंने किसी दूसरी टर्म को डिवाइड किया और जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है एक इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि ये टर्म इसको हमेशा डिवाइड कर रही थी। तो सेम यहाँ पे भी हो गया, n पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, n डिवाइड्स, मतलब n+1/2 डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले पे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 2 देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 में हमारे पास क्या है, इन अ सीक्वेंस ऑफ 4n+1 टर्म्स द फर्स्ट 2n+1 आर इन AP whose common difference is 2, the last 2n+1 are in GP whose common ratio is 0.5 if the middle terms of AP and GP are equal। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन 2, इसमें कुछ ऐसा है ना कि फर्स्ट टर्म मान लो a था, ठीक है, तो 4n+1 टर्म्स है, आउट ऑफ विच 2n+1 आर इन AP, तो पहले 2n+1 टर्म्स, तो ये आपका T1 था, 2n+1 टर्म मान लो यहाँ पे आया, वो कितना हो जाएगा a + 2n इंटू कॉमन डिफरेंस अगर d था तो। ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी दे रखा था शायद, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो कॉमन डिफरेंस अगर 2 है तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी AP वाली लास्ट टर्म। तो ये इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका T2 होगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ये T2n+1, है ना, a + 2 a + 4 तक। ठीक, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद GP स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहां से इस टर्म से, ये पहला टर्म है एक तरीके से GP का, और इसके बाद हमारे पास 2n टर्म्स और लिखे गए हैं। ठीक है, तो 4n+1 टर्म्स टोटल थे हमारे पास, तो लास्ट 2n+1 टर्म्स हमारे GP में, तो ये उस GP का फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, अगले टर्म में क्या आ जाएगा a + 4n/2। ठीक है, 1/2 इसका कॉमन रेशियो ही दिया हुआ है, और इसको कंटिन्यू करते हुए हम T4n+1 तक चले गए। ठीक है, T4n+1 तक चले गए, तो ये उस AP का फर्स्ट टर्म रहा a + 4n, और कॉमन रेशियो कितना है 2, 1/2, है ना, और कितनी टर्म्स जा रहे हैं हम इस AP में 2n+1 टर्म्स लिख रहे हैं, तो 2⁻⁻²n, ये आपके पास टर्म्स हो गई सारी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, ठीक है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या, ओके, इसका जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म ऑफ AP और मिडिल टर्म ऑफ GP आर इक्वल। ठीक है, तो मिडिल टर्म ऑफ AP मतलब कहां पे आएगा, n+1th टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, T1 और T2n+1 मिडिल टर्म में क्या आएगा n+1, तो Tn+1 आपका कितना आया, Tn+1 के लिए हम लिख सकते हैं a + n × d, मतलब a + 2n, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। सही है, ये आपका मिडिल टर्म हो गया a + 2n। ठीक है, इतनी बात, फिर आगे बढ़े अपन, आगे इधर देख रहे हैं, इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, तो इसका मिडिल टर्म 2n+1 और 4n+1 के बीच का,
तो आ जाएगा 3n+1 वाला टर्म, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब इस AP का मैं nth टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, इस GP का मैं nth टर्म लिख रहा हूँ। तो a+4n और इंटू 2 की पावर में कितना बचेगा, nth टर्म लिख रहे थे ना अपन, तो -n-1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। nth टर्म लिख रहे थे ar⁻n-1, ठीक है। तो ये दोनों कहा जा रहा है आपस में बराबर है, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू निकल आई कि a+4n अपॉन 2n-1, ठीक है। तो a आप निकाल सकते हो यहाँ से a के n के टर्म्स में, तो a के साथ आपके पास है 1 - 1 अपॉन 2n-1 इज इक्वल टू, बल्कि सीधा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ना, 2n-1 इंटू a प्लस 2n इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कितना, a+4n। तो आपके पास देखो a कितना आ गया, 4n माइनस n इंटू 2n अपॉन 2n-1, ठीक है, ये आपका a हो गया। तो अगर a हो गया आपके पास तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो अगर आपका a पता है तो a+2n दैट इज योर मिडिल टर्म, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो आप फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो हमने a ही था, तो ये हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो वो एक बार देख लेना, है ना। नेक्स्ट आप देखिए 5, 6, 7, ये कॉम्प्रिहेंशन। तो 5, 6, 7 में आप देखो क्या कहा गया, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है, T1, T2, T3 ये इसके टर्म्स है, और उसका कॉमन रेशियो कितना है, R है ना। तो पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, 5 to 7 वाले कॉम्प्रिहेंशन में अपन है, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि एक इनफाइनाइट जीपी है, AR स्क्वायर AR क्यूब लाइक दैट, ठीक, ऐसे करके टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स हैं आपके पास। फिर आप देखो क्या क्या डिफाइन किया गया है अजीब अजीब सिंबल्स के साथ। सबसे पहले डिफाइन किया गया है इनके डेल्टा1 Tn क्या लिखा गया है, Tn+1 माइनस Tn, मतलब इसके जो दो टर्म्स का डिफरेंस है, उसको दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, उसी को बोला जा रहा है डेल्टा1। तो डेल्टा1 बेसिकली क्या हुआ, डेल्टा1 में हमारे पास Tn, अगर मैं देखूं डेल्टा1 Tn जो लिखा हुआ था जैसा भी था, ठीक है, उसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, उसमें आपकी टर्म होगी AR माइनस ए, ठीक है, AR माइनस ए, फिर AR स्क्वायर माइनस AR, फिर AR क्यूब माइनस AR स्क्वायर, फिर AR4 माइनस AR क्यूब, ठीक है, एंड इस तरीके से आपका कंटिन्यू रहेगा आगे, ठीक है। फिर डेल्टा2 करके लिखा है Tn, तो इसमें क्या किया है इसने अब इनके डिफरेंसेस लेने शुरू कर दिए, Tn+1 माइनस Tn, ठीक है, इनके डिफरेंसेस लेने शुरू कर दिए। तो इनके डिफरेंसेस में देखो क्या आएगा, इनके डिफरेंसेस में टर्म्स आएंगी हमारे पास ये माइनस ये, मतलब AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए, ओके, ठीक है, यही आ रहा है ना, AR स्क्वायर माइनस 2AR प्लस ए। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया अगली टर्म के लिए, तो ये क्या आ गया, AR क्यूब माइनस 2AR स्क्वायर प्लस AR, फिर इधर से कितना आ गया, AR⁴ माइनस 2AR क्यूब प्लस AR स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके की टर्म्स आती है, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है, डेल्टा स्क्वायर T1 इज इक्वल टू, मतलब ये वाली जो है उसमें T1 की बात की गई वो 36 है, ठीक है, ये 36 है, मतलब फर्स्ट टर्म इसका, तो ये टर्म आपका 36 है, दैट मींस a इंटू क्या लिखा है, r-1 का होल स्क्वायर, फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा है, a इंटू r-1 का होल स्क्वायर इज 36। अब आप चाहते हो a इज इक्वल टू कितना, सॉरी, r की पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ r, ठीक है, a भी आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 36 अपॉन r-1 का होल स्क्वायर। बताओ a की वैल्यूज क्या क्या, मतलब r-1 का होल स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, जबकि r भी आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज। तो r की जगह अगर हम देखो 5 रख लेते हैं तो कोई मतलब कोई काम नहीं बनेगा, r की जगह 1 रख लें तो भी कोई काम नहीं बनेगा, r की जगह 2 रख सकते हैं हम, ठीक है, तो r को 2 रख लिया,
एक वो पॉसिबिलिटी है। ऐसे में ए कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इनफाइनाइट जीपी है वैसे, ठीक है। तो आर को 2 रख लिया, आर को आप और क्या रख सकते हो, आर को आप 0 का तो कोई मतलब है नहीं, आर को 3 रख लिया, 3 रख लिया तो कितना आएगा, मतलब यही देखना है कि यहाँ से आप ए और आर के ऐसे कॉम्बिनेशन खोज लो सो दैट कि ये टर्म आपका मतलब आर भी इंटीजर रहे और ए भी आपका इंटीजर हो जाए। तो वैल्यू पुट करके हमें चेक करना है आगे फर्दर, ठीक। फिर आप 6 देखो, 6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 6 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समेशन ओवर टी एन इज इक्वल टू 7/3 एंड आर इज इक्वल टू p/7, ठीक है। समेशन ओवर टी एन की बात की गई थी, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो tn का समेशन करना है ना, तो tn तो हमारा सिंपल सी बात थी, सिंपल चीज का मतलब क्या था, a/1 - r, a/1 - r यही समेशन होगा और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7/3 दी गई है। जहां आप चाहते हो कि r कुछ p/7 टाइप का हो, ठीक है। p क्या है हमारा, p ठीक है, देखते हैं r की जगह p/7 रख के। a हमारा इंटीजर है, ये चीज ध्यान रखना, नेचुरल नंबर है इनफैक्ट, तो a/1 और -p/7 इज इक्वल टू आपको चाहिए 7/3। तो आपके पास आ जाएगा 7a/7 - p इज इक्वल टू 7/3। 7 7 साफ हो गया, तो आपके पास बचा 3a, है ना, 3a इज इक्वल टू 7 - p, ठीक है। तो 3a + p इज इक्वल टू 7, ठीक है। अपन यही चीज चाहते हैं। तो 3a + p इज इक्वल टू 7 क्या क्या हो सकता है, a अगर आपका नेचुरल नंबर है तो a कैन टेक 1, अगर a आपका 1 हो गया तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से a आपका 2 हो गया तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है इतनी बात। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, ठीक है। तो और क्या ले सकते हैं हम, r को भाई p को हम 7 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि p अगर 7 से बड़ा हो गया तो फिर ये समझ सकते हो, ठीक है, कि ये टर्म ही डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि अगर r इज इक्वल टू p/7 है और p/7 1 से बड़ा हो जाए तो इनफाइनाइट जीपी का सम नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो p आप 7 से बड़ा नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर p को उससे छोटा लेते हैं, मान लो p इज इक्वल टू मान लो 6 ले लिया, तो वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि a आपका कैसा आ जाएगा, फ्रैक्शनल आ जाएगा। इसमें और क्या केसेस हो सकते हैं, जैसे a को आप 3 रख सकते हो, उस समय p कितना होगा, -2 होगा, तो वो तो अलाउड है ना। p अगर -2 होगा तो r आपका क्या आएगा, -2/7, तो वो तो इनफाइनाइट जीपी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसी तरीके से a को 4 रख लिया तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -5 आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसे में फिर से हमारे पास r हमारा मॉड ऑफ r इनफैक्ट लेस देन 1 है, तो इनफाइनाइट जीपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन a को 5 रखोगे तो p आपका -8 हो जाएगा, और ऐसे केस में मॉड ऑफ r आपका कैसा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो उधर नहीं जाएंगे, यही आपकी p की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इसी तरीके का प्रोसेस, एक तरीके से वो कह रहे हैं कि 7 टाइम, जैसे ये Δ1 Δ2 निकाला, ऐसे Δ7 कर दो और फिर वो Δ3 के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऐसे में r की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। तो जरा देखो एक बार, Δ1 हमारे पास अगर देखें तो Δ1 में हमारे पास यहाँ टर्म्स कैसी हैं, फर्स्ट टर्म को फोकस करो, a × r-1, यहाँ पे क्या है, a × r-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो मैं Δ3 लिखने भी जाता हूँ, 7th में देखो Δ3Tn ये लिखने भी जाता हूँ, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ar³ -3ar² प्लस 3ar - a, मतलब ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर देखें तो ar-1 का होल क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ये सारी चीजें बराबर हो, चाहे हम 7th में चले जाएं या चाहे हम 3rd में रहें, वो बराबर रहना चाहिए। तो आप देखो पैटर्न फॉलो करो, Δ1 में क्या आया, a × r-1, Δ2 में क्या आया, r-1 का होल स्क्वायर, Δ3 में r-1 का होल क्यूब। तो इसका मतलब Δ7 में क्या आएगा, Δ7 में आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ar-1⁻7 आ जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हो कि ये r-1⁻7 और चाहे Δ3 में अगर यही बात करता मैं, तो ये तो इसके बराबर है ही। तो ये दोनों टर्म्स बेसिकली कहा जा रहा है कि आपस में इक्वल है,
ठीक है। तो अगर ये दोनों टर्म्स आपकी इक्वल हैं तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? तभी होगा जबकि r की वैल्यू आपकी कितनी हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का भी डिस्कशन खत्म हुआ। नेक्स्ट डिस्कशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।